नमस्कार दोस्तों। आज मैं यूपी पीसीएस प्री 2024 जो मार्च में होने वाली है और बीपीएससी जो 30 अगस्त को होने वाली है उसके लिए फिजिक्स का एमसीक्यूज करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर है, जो केवल यूपी पीसीएस में पूछा गया है। साइंस का क्वेश्चन फिजिक्स का वो एमसीक्यूज आज करवा रहा हूँ। तो देख लीजिए, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का क्या कारण है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने का क्या कारण है। तो प्रकाश का प्रकिरणन, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ही सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन है पूछा। यूपीपीएससी मेंस 2013, यूपीपीएससी प्री 1992 में, बीपीएससी में कितनों बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, एक बार नहीं कितनों बार। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा पढ़ के मैं सुना दे रहा हूँ। चूंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमणपाती होता है और बैंगनी तथा नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। उनका प्रकीर्णन अधिक होगा, इसी कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणें को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती हैं, जिसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगे का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है। इसी कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। समझ गए दोस्तों, सूर्य का लाल रंग दिखाई क्यों पड़ता है। दूसरा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री जो है उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है काला ऐसा। तो अंतरिक्ष में वायुमंडल का अभाव की स्थिति में, अंतरिक्ष में वायुमंडल के अभाव की स्थिति में सूर्य प्रकाश के किरणें का प्रकीर्णन या विरावर्तन न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अब नीला मत समझिएगा, उसका दूसरा कंसेप्ट है। सूर्य के समय प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। सूर्य के समय प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। क्या कुछ प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, किस पर आधारित है, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। देख लीजिए, कार के पीछे के यातायात के दृष्टावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे और पृष्ठ दृष्टि दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे और पृष्ठ दृष्टि दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें देख लीजिए, अब कितने बार एक क्वेश्चन पूछा गया। यूपी पीसीएस प्री 91, 2011, 2015, 2011 बीपीएससी में तो कितनों बार पूछा गया, देख लीजिए आप। इसलिए यही क्वेश्चन रिपीट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ एकदम इंपॉर्टेंट VBA क्वेश्चन है ये। देख लीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे तथा वास्तविक से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु को प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में लगाया जाता है। देखिए, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और छोटा। तो इसका पर काल्पनिक और बड़ा होगा। खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और बड़ा होगा। आंसर बी हो जाएगा। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कितने बार पूछा, 1994, 15, 2013 मेंस,
जब यूपीपीसीएस में ऑब्जेक्टिव ही टाइप की मेंस होती थी उस समय पूछा गया था। कितनों बार एक क्वेश्चन पूछा गया। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी अनंत होगी। बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी, याद रखिएगा। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के माध्यम में दिखाई देता है। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। हरा दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। जल में वायु का बुलबुला, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, देख लीजिए आप, क्योंकि इस क्वेश्चन से कितने बार मेरे को खुद मुलाकात हुआ है इस क्वेश्चन से। आप बीपीएससी देने जाइए, यूपीपीसीएस देने जाइए, आप कोई भी ठीक ठाक एग्जाम देने जाइए ना, आप ये क्वेश्चन आपको दिखाएं, देख लीजिए आप। यूपीपीसीएस स्पेल 2008 देखिए, यूएलडी क्या क्या में पूछ दिया है, 2010, 2013, 2002, 2012, अनेकों बार पूछा गया दोस्तों ये। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। अवतल लेंस की भांति वह व्यवहार करेगा, याद रखिएगा। किसकी भांति, अवतल लेंस की भांति वह व्यवहार करेगा। पानी में डूबा हुआ वस्तु किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, उसकी पूरा प्रतिबिंब अगर देखना है फुल्ली, तो उसकी एक प्रतिबिंब की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की आधा होनी चाहिए। कोई भी आप दर्पण लीजिएगा, अगर व्यक्ति के आधा दर्पण रहेगा तभी उसका फुल्ली, देखिए ये भी कम से कम 10 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति का अपना खरा प्रतिबिंब संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। मतलब 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 0.75। मतलब जितने बड़ा प्रतिबिंब रहेगा ना, जितने बड़ा व्यक्ति रहेगा उसका हाफ होनी चाहिए प्रतिबिंब, तभी आप उस व्यक्ति को संपूर्ण देख पाएंगे। देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को अपना खरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई की आधी होनी चाहिए। मतलब 1.50 से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.75 मीटर हो जाएगी। एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। ये भी क्यों होती है अनंत, वो भी मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुना ही दे रहा हूँ। समतल दर्पण वस्तु तो अनंत वक्रता त्रिज्या वाला खगोलीय दर्पण होता है। हम जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर स्थित होता है, उतनी ही दूरी पर स्थित होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, जो स्वस्थ मानव है उसकी आंख की स्पष्ट दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर डी होगा। स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। जो जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है उसमें कौन सा कथन सही नहीं है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख पाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष दोस्तों ही आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष इस प्रकार से आप याद रखिएगा। मैं बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को दूर की दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तु दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको निकट की वस्तु दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। तो इसमें उल्टा होता है कहानी, इसलिए इसको याद रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा इसमें, क्योंकि इसकी दूर दृष्टि दोष दूर करना है तो दूर की वस्तु तो इसको दिख रहा है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिख रहा है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। लग रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, अब देखिए वही सेकंड क्वेश्चन, निकट दृष्टि दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा, तो नक्तोदर कनकेव लेंस का उपयोग किया जाएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अब तो अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग किया
जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को, समतल कांच को निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है तो समतल कांच प्रयुक्त करके, नहीं अवतल लेंस प्रयुक्त करके, सॉरी दोस्तों, अवतल लेंस को प्रयुक्त करके भी होगा आंसर। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाएगा तो अवतल लेंस को प्रयोग करके। आँख में संकेंद्रण होता है, आँख में संकेंद्रण होता है तो क्या होगा? आँख में लेंस में उतलता के कारण होगा। आँख में संकेंद्रण लेंस की उतलता के में परिवर्तन द्वारा होता है, अतः विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। एक छोटे से छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर के द्वारा रोगियों के लिए कान, नाक, गले नहीं अवतल दर्पण का उपयोग होता थे, गलत है। सही कौन है? तो मृग तृष्णा, जो आप जानते हैं कि जो हिरन दौड़ती है जो बालू पे, जब धूप में चमकती है तो उसको लगता है पानी है, तो मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है। जी सही बात है, मृग तृष्णा एक प्रकाशित भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। हाँ जी सही बात है, मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है, इसी कारण हिरन मर जाता है, पानी के चक्कर में दौड़ता है, वहाँ पानी रहता है, क्योंकि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो इतनी चमकता है ना कि उसको पानी नजर आता है, और दौड़ते दौड़ते कभी कभी ऐसा होता है उसकी जान भी चल जाती है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सही बात है, सर्च जो लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। हाँ जी, जो हमारे सफ़ेद कपड़े होते हैं दोस्तों, जो हमारे पास जो सफ़ेद कपड़े होते हैं, वो जो धूप होते हैं उसको अवशोषित नहीं करते प्रकाश को, वो रिफ्लेक्ट कर देते, मतलब रिटर्न कर देते हैं, है ना। इसलिए आप देखते हुएगा कि छाता में उसका प्रयोग किया जाता है उस कपड़े का। गर्मी में देखते हुएगा कि क्या सफ़ेद रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं। अब भैंस को देखते हैं दोस्तों, भैंस कभी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि बहुत काला चमड़ा कर आता है, जो काला कपड़ा होता है ना, कभी भी वो जो सूरज की प्रकाश आ रही है उसको रिटर्न करता ही नहीं है, एब्जॉर्व करता है, क्या ये आई है। इसलिए देखिएगा भैंस को कभी गर्मी नहीं बर्दाश्त होगा, थोड़ा सी धूप करेगी ना, देखिएगा थाल में या जो मिट्टी की ओर आती है ना, थोड़ी बहुत पानी, थाल बोला जाता है उसको, थाल में या लेपटा जाएगी, या तो पोखरा ओखरा नज़दीक में तालाब मिलेगा या नहर मिलेगी उसमें घुस जाएगी, वो आराम से चुभकती रहती है। तो आप एकदम याद रखिएगा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है खोज बत्ती। खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो कौन सा दर्पण होता है? नतोदर दर्पण उपयोग होता है खोज बत्ती में। कारों की हेडलाइट, खोज बत्ती, सर्च लाइट इत्यादि में परावर्तक के रूप में अवतल या नतोदर दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल या नतोदर दर्पण, कभी कभी नतोदर भी लिख दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा, अवतल नहीं लिखेगा नतोदर लिख देगा, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है वहाँ पे। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती के समांतर प्रकाश की पुंज उत्पन्न होती है। धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के जो चश्मे होते हैं, धूप के चश्मे की पावर होती है, कितनी होती है? तो इसके 0 डायोप्टर होती है दोस्तों, बिल्कुल 0 होती है इसकी। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है, कुछ नहीं रहता इसमें, शौकिया पहनते हैं लोग। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा कांच की समतल चादर की भांति। क्या होगा? कांच की समतल चादर की भांति व्यवहार होगा। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है कैसा बनता है? दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है कैसा बनता है?
वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है। देख लीजिए, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की से तुलना की जा सकती है? आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म के भाग से तुलना की। आँख के रेटिना परंपरागत कैमरे की फिल्म की सतह कार्य करता है। रेटिना अपने से टकराने वाली प्रकाश की किरणें को विद्युतीय सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है, जिन्हें दृश्य शिराएं मस्तिष्क तक ले जाती है। जिसे दृश्य शिराएं कहाँ तक ले जाती है? मस्तिष्क तक ले जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है। सुने होंगे क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इसका आंसर भी यही होगा, भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। और जब जलता है ना तो बहुत खतरनाक तरीके से जलता है पानी की अपेक्षा। उसमें पानी के मतलब आप देखते हैं, जब बिजली आप देखते बॉयलर देखे, आप बॉयलर देखिएगा ना तो आपको जब बिजली पैदा किया जाता है तो कितनी हीट रहती है। ये अगर उसको किसी को छोड़ दिया ना, देखते टरबाइन फट जाता है, छोड़ दिया जाए ना तो स्टील में छेद कर देते हैं, किसी भी चीज़ में छेद कर दिया जाएगा उससे, इतनी उसमें होती है। तो इसलिए अगर गर्म पानी से उसके अपेक्षा आप देखते हैं जब आप रोटी बनाते, रोटी फूल जाता है ना, उसकी भाप से आप जलिएगा ना तो आग से जलने से ज़्यादा वो दर्दनाक होता है। जैसे पानी गर्म से जलने से ज़्यादा दर्द आपको पहुँचाएगा वो, और उससे ज़्यादा जलता है वो। संग ये अगर कुछ ऐसा भाप हुआ जिसे आपको जला दिया जाए तो छेद कर देगा वहाँ पे, इतनी उसकी होती है, ड्राइनेस होती है उसमें, पानी की मात्रा कम हो जाती है ना उसमें। 100 डिग्री से ऊष्मा द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप से पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा की विद्यमान रहती है। 100 डिग्री से 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री से 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी की ऊष्मा अधिक होती है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी से एक ही होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो 40 -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, भी बार बार पूछा गया। -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होती है। याद रखिएगा, फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ, -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। दोनों जगह ये समान होता है। मानव शरीर का समान तापमान क्या होता है? मानव शरीर का समान तापमान 98.4 डिग्री है फ़ारेनहाइट। इसके बराबर 0 डिग्री इसके बराबर तापमान है, कौन है? 36.89 डिग्री 89। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर कौन है? 36.89 डिग्री सेल्सियस इसके बराबर है। तो आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ दिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा। 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव में, ठंडे जो प्रदेश होते हैं उसमें पारा के स्थान पर, ठंडे प्रदेश में पारा के स्थान पर अल्कोहल तापमापी में द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। किसको दी जाती है? तो अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है, इसलिए इसको दिया जाता है, क्योंकि जमे ना। इसको इसलिए मिलाया जाता है कि जब जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज
कुछ ऐसे जो होते हैं जो ठंडे प्रदेश में इंजन होते हैं उसका जो ईंधन होते जमे ना, इसलिए इसमें अल्कोहल का द्रव्यमान निरंतर होता है, इसलिए इसको वरीयता दी जाती है। अल्कोहल का द्रव्यमान निरंतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमनांक काफ़ी नीचे होता है, काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से भी काफ़ी तापमान हो